Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. इस वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की, तो बॉडी फ्लूइड्स क्या है? हमारी बॉडी में बहने वाले फ्लूइड्स, जिनको हम ब्लड और लिम्फ कहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड और लिम्फ। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है? ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड को पंप करने वाला कौन है? मेन पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। तो जब बॉडी फ्लूइड्स की सहायता से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी चीज़ को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। अब क्या नीड है सर्कुलेशन की, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। जितनी भी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। व्हाट दे रिक्वायर? They require nutrients, they require glucose, amino acids, fatty acids, etc. They require oxygen for energy and other essential substances. Nutrients की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और essential substances की रिक्वायरमेंट है बॉडी की हर सेल को। तो बॉडी की हर सेल तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सारी चीज़ें पहुंचाने का काम करता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट ब्लड। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ एक पर्टिकुलर साइट पे बनी है, दैट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ का बनना किसी पर्टिकुलर जगह, दैट इज साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जहां पे वो बनी है वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होना और वहां जाना जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस पर्टिकुलर चीज को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। व्हाट इज सर्कुलेशन? इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन, from where they get synthesized and at the site where they required. तो जहां पे बनी है फॉर्मेशन की साइड से रिक्वायरमेंट की साइड पे चीजों का जाना ही सर्कुलेशन कहलाता है। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स को न्यूट्रिशन दे दिया गया है, ऑक्सीजन दे दिया गया है, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस दे दिए गए हैं। देने वाला कौन है? ब्लड है। अब ब्लड ने ये सारा काम कर लिया, सेल्स ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगी, बदले में क्या दे देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगी किसको? वो भी ब्लड को देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी किसको दिया जाएगा? ब्लड को दिया जाएगा। जब सेल किसी भी न्यूट्रिएंट को यूज कर लेगी, उसका ऑक्सीडेशन कर लेगी, तो वेस्ट जनरेट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होगा। तो वो भी कौन कैरी करेगा? वो भी ब्लड कैरी करेगा। सो हियर द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, किसने बनाए हैं? ये सेल ने बनाए हैं। हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, यानी कि इनका कलेक्शन और इनका रिमूवल बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म for the movement of these substances to the cell and from the cell. ये जो लेन देन है, यानी कि सेल के पास कुछ चीज जा रही है, सेल के पास से कोई चीज आ रही है, तो यहाँ पे ये टू एंड फ्रॉम वाला जो प्रोसेस है, यानी कि लेना, सेल को देना और सेल से लेना, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक डिफाइंड मैकेनिज्म की ज़रूरत है और इसी को ही कंप्लीट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। जब हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या डाइवर्सिटी के हिसाब से देखते हैं, तो डाइवर्सिटी में अगर हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो एनिमल किंगडम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोटोजोआ।
देन पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस हेलमिंथिस, ये सारे आते हैं। इसके बाद आता है एनीलिडा। तो एनीलिडा पहले वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप्ड होता है, वो भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यानी कि पहली बार हम सिस्टम की बात करते हैं। अब सिस्टम की बात हमने पहले क्यों नहीं की? क्योंकि वो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका बॉडी डिज़ाइन सिंपल था। उनकी बॉडी में किसी में सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, किसी में टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, किसी में ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तो यानी कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल था, इसीलिए वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। पर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इवोल्यूशन होता जाता है, तो इवोल्यूशन की वजह से सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं और उसमें से एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लाइन बोली जा रही है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। द सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलियंट्रेट्स, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं, सीलियंट्रेट्स में हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। इनका बॉडी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी है और ये उसकी सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग में ये मेनली कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी चीज़ पानी की सहायता से बॉडी में चली जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, तो उसमें ऑक्सीजन भी जाएगा, न्यूट्रिशन भी जाएगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट भी बाहर आएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज है बहुत ही सिंपल तरीके से या सिंपल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। जब पानी बाहर से अंदर जा रहा है तो हर ऑर्गेनिज्म में अपनी बॉडी कैविटी है, वहाँ पे जाता है और वहीं से वो बाहर आ जाता है। तो इस सारी चीज़ों का लेन देन इस पर्टिकुलर मूवमेंट की हेल्प से हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे सिस्टम का डेवलपमेंट भी होता है, और उसी में ही एक सिस्टम हम पढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, या हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, या हम इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप होता चला जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पहला पढ़ेंगे ब्लड या लिम्फ के बारे में, जो कि बॉडी फ्लूइड्स हैं। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स को और पंपिंग ऑर्गन हार्ट को। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है बॉडी फ्लूइड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो है ब्लड। हम जानते हैं हमारी बॉडी में ब्लड जो है बहुत सारी चीज़ों को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अनदर बॉडी फ्लूइड, एक और बॉडी फ्लूइड है, एंड दिस बॉडी फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं? इस बॉडी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। ये भी कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करने में ऑर्गेनिज्म की मदद करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में हम ब्लड एंड लिम्फ का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे कि वो किससे बने होते हैं। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियर इन, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है या मैकेनिज्म है सर्कुलेशन का, वो भी हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, हार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है
या वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिखा भी है इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? जो बने हुए एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है और इसी में ही मेनली वाटर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए ये ब्लड है और इस ब्लड में ये सेल्स हैं और जिस जगह सेल प्रेजेंट है वो जगह इज मैट्रिक्स। ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? दिस इज अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है और इनके केस में, ब्लड के केस में मैट्रिक्स कैसा है? फ्लूइड है, लिक्विड है। और यहाँ पे ब्लड को वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है? उसका रीजन है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो वेसल्स के कारण इसका नाम है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और लिम्फ का भी नाम इसीलिए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो भी वेन और कैपिलरीज में फ्लो करता है। अब जब ब्लड की बात आती है तो ब्लड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम ट्रू कनेक्टिव टिश्यू में कैटेगराइज नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं इसे हम ट्रू की कैटेगरी में। व्हाई इज इट सो? जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में मैंने आपको अभी बताया कि सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और ये जिस मैट्रिक्स में है, जिस जगह सेल्स प्रेजेंट है, ये मैट्रिक्स है फ्लूइड या वाटरी मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं उनकी वही मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सिक्रीट करती हैं? यही सेल्स सिक्रीट करती हैं। ब्लड के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लड के केस में जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड का मैट्रिक्स नहीं बनाती हैं। दूसरा, इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, इसमें पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट है। पावर ऑफ डिवीजन ब्लड सेल्स में नहीं होता, एक बार बन जाती हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। जैसे हम आरबीसीज का बोल सकते हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पेन 120 डेज का है, तो बनने के बाद वो धीरे धीरे 120 डेज अपना लाइफ स्पेन पूरा करके खत्म हो जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, दोबारा से डिवाइड नहीं हो सकती। यानी कि अगर हमारी बॉडी में एक बार आरबीसी बन गई तो वो ग्रेवयार्ड, मतलब अपने ग्रेवयार्ड में जाके खत्म हो जाएगी, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाएगी, वो डिवाइड नहीं कर सकती। तो इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके मैट्रिक्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ब्लड के केस में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। तो फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं है और सेल मैट्रिक्स सिक्रीट नहीं करती हैं, इसीलिए ये ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं क्योंकि टिश्यूज क्या है? टिश्यूज वो पार्ट होते हैं बॉडी का जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी सेल्स हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है और ये ग्रुप बना के एक टिश्यू बना रही हैं और ये टिश्यू बॉडी में कनेक्शन का काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इनको बोला गया है। अब जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड की स्टडी को, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमैटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हीमैटोलॉजी बोला जाता है। ब्लड फॉर्मेशन को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, पोइसिस का मतलब ही फॉर्मेशन और हीम का मतलब द टर्म रिलेटेड विद द ब्लड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू ब्लड इज द पीएच ऑफ द ब्लड, द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4 है। द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन
पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसकी वजह से इसका जो रंग है वो लाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की, टोटल बॉडी वेट। सो 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ये 7 to 8% टोटल बॉडी वेट कैरी करता है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक अडल्ट ह्यूमन में कितना ब्लड होता है तो हम बोलेंगे 5 लीटर, बट अगर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करके पूछा गया है तो हम क्या बोलेंगे, 4 to 5 लीटर इन फीमेल एंड 5 to 6 लीटर्स इन मेल। तो दोनों में वेरिएबल है। तो ये कुछ कॉमन बातें रिलेटेड टू ब्लड और हर लाइन पे अपना क्वेश्चन है। तो ये तो सारी बातें हो गई ब्लड से रिलेटेड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब आपसे कोई पूछ ले कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पीएच में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर है वाटर से रिएक्ट करना और कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करना कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सहायता से। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन वहाँ पे ज़्यादा होंगे, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा पीएच होगा। तो ध्यान रखना, जो ब्लड वेन में फ्लो होता है वहाँ पे पीएच ऑफ द ब्लड आर्टेरियल ब्लड से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड किस किस से बना है। ब्लड प्लाज्मा से बना है, दैट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 आते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स। सो हियर फर्स्ट इज द प्लाज्मा। तो यहाँ पे जो हम प्लाज्मा पार्ट के डिस्कशन करते हैं तो प्लाज्मा पार्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।